बेटा आज इनिशियली तो हमारा ओरिएंटेशन रहेगा। देन उसके बाद हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बच्चों पे एग्जाम्स कैसे गए थे आपके? जो अभी हुए, बहुत लंबा गैप हो गया, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हमें मिले हुए। आज से आपकी क्लासेस रेज्यूम हुई हैं। यस। तो एग्जाम कैसे रहे बच्चों? गुड, बहुत अच्छे बेटा। अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे ना सबके? ऑल राइट विनोद। बढ़िया रेशम। अच्छा, नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे? अब एग्जाम अच्छा जाए गया है तो नंबर्स भी अच्छा आने चाहिए। ऑल राइट साक्षी, ठीक ठाक। बट अब इसको बेस्ट बनाना है हमें, ठीक है ना। तो इनिशियली मैं अपने आप में अपने बारे में बता दूं आपको। वेल, कुछ बच्चे मुझे जानते भी होंगे। ओ रेशम का अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं बेटा। अब आगे से अच्छे से मेहनत करना है और अच्छा जाएगा फिर। ऑलराइट, तो कुछ लोग मुझे जानते होंगे। इनिशियली मैंने कुछ क्लासेस ली थी आपकी, है ना। सो फिर अगेन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप से। वेल, आई एम आकिब खान जई एंड आई बिलोंग्स टू कोटा राजस्थान। बेसिकली आई एम एन इंजीनियर एंड I've been teaching since 2017. So basically, I have 5 years of teaching experience to you. And earlier, I was working in an academy. Then I worked in Byju's as well. ठीक है, तो अन अकेडमी एंड बायजूस के साथ में काम कर चुका हूँ। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी एज वेल, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा इनिशियली क्या है, ओरिएंटेशन भी है और हम क्लास भी लेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो चले आगे करेंगे। नेम इज आकिब खान जई। ठीक है बच्चों, और कुछ बताइए अपने बारे में। क्या रहा, क्या किया इतने दिनों में? एग्जाम्स कैसे गए? किस सब्जेक्ट का अच्छा था, किस सब्जेक्ट का बुरा गया? और सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट लगा, सबसे हार्ड क्या लगा? बताइए मुझे थोड़ा बहुत। भारद्वाज, प्रियंशी, रेशम। बायो इजी रहा, बहुत अच्छे। आई थिंक आप नीट से होंगे, है ना रेशम? ऑब्वियसली आप नीट से हो, बायो है तो। इंग्लिश ओके। इंग्लिश इजी था, सही बात है। बहुत अच्छे। हाँ बेटा, फोर्थ को आपके खत्म हो गए थे एग्जाम्स। इंग्लिश इजी था, चलो कोई ना। अब हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें साइंस इजी बनाना है ना यार। ठीक है, तो साइंस हमारी इजी हो जाए इसके लिए हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ओरिएंटेशन हम दोबारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे। यस, फलक का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हार्ड था, चलो कोई ना। ये इजी पढ़ जाएंगे यार, हमने भी पेपर देखा था, मतलब इतना ज्यादा हार्ड तो नहीं था। अच्छा, और जो हमने वो लॉन्च किया था, जो आपको 2 डेज बिफोर जो पेपर्स करवाए थे, ठीक है, उसमें से कुछ आपके क्वेश्चन बैठे क्या? एग्जाम्स के अंदर आया उसमें से कुछ आपके? यस यस रेशम, लेट स्कूल स्टार्ट हुए थे, सही बात है। ओके प्रियांशी, तो बेनिफिशियल था ना उस तरीके के सेशंस जो हमने एग्जाम से पहले लिए थे? बहुत अच्छे बच्चों, चलो अच्छा है। हाँ हाँ, वही वही बात है बेटा, पेपर डिफिकल्ट इसीलिए रहा कि सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। ऑल राइट विनोद। ओके रेशम, हेल्पफुल था, बहुत अच्छे बच्चों। तो आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे और जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमारा जो सिलेबस है आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवंती क्लासेस। वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात करते हैं आज हम है क्यों यहाँ पर। गुड इवनिंग कुलसुम, ठीक है। तो वाई वी आर हेयर। यस यस अनन्या।
ठीक है, तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, फिर जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो बीच बीच में हम टाइम होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज जो सेशन एंड करेंगे ओरिएंटेशन उसमें हम क्वेश्चंस ले लेंगे आपके डाउट्स। ठीक है, तो कोई बताएगा व्हाई अवंती इज हेयर? किसी को कोई आइडिया? जिन बच्चों ने इनिशियली ये लिया था ओरिएंटेशन उनको तो पता ही होगा, और जो नए हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। सो बच्चों देखो, लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आज टीचिंग भी होगी। जिन स्टूडेंट से पहले ओरिएंटेशन लिया हुआ है वो परेशान ना हो, है ना। तो आज क्लास भी होगी हमारी। यस रेशम, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम लाइक जेई नीट, यस बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमें आपको प्रिपेयर करना है जेई नीट लाइक एग्जाम्स के लिए फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग एंड एमबीबीएस कॉलेजेस। ठीक है, तो आपको इसके लिए तैयार होना है और अच्छे अच्छे कॉलेज में हमें अपना एडमिशन लेना है। ठीक है, सो वी आर हेल्प हेयर टू हेल्प यू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, तो अच्छे कॉलेजेस में कैसे जाएंगे हम, किस तरीके से जा सकते हैं? ओनली जस्ट इम्प्रूविंग आवर सब्जेक्ट नॉलेज और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग अगर हम इम्प्रूव कर पाए तो हम अच्छे कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने थ्योरी पढ़ ली है, समझ में आ गई अच्छे तरह से, तो उसको हम अचार नहीं डाल सकते ना बच्चों, है कि नहीं? ठीक है, सो अब उस अंडरस्टैंडिंग का क्या करेंगे हम? मोर एंड मोर एग्जांपल्स एंड हमारे जो वो होंगे न्यूमेरिकल्स उनको सोल्व करेंगे, तो हमारी जो क्या है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। इंटेंस प्रिपरेशन हमें करना है। ठीक है, तो वी आर हेयर फॉर यू टू डू ऑल दीज टास्क। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, बिल्कुल सही कहा विनोद। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास है। ठीक है, नॉलेज सब गेन कर लेते हैं, बट उसको इंटेंस बनाना ये हमारे ऊपर होता है, किस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कितना हम अपने पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हम मिलके करेंगे साथ में इस चीज को अचीव। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें तो कुछ आपके जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हो, अगर हम बात करें आपके जैसे स्टूडेंट्स की जो कि गवर्नमेंट स्कूल से थे, ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ के अंदर। अ, ठीक है, तो आप लोगों को क्या अचीव करना है लाइफ के अंदर, मुझे बताइए। क्या क्या किसी किसी की एक्सपेक्टेशन है, किन किन कॉलेजेस में आपको जाना है? आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, एम्स में जाना है, कहाँ जाना है? किस किस की क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए बताइए जल्दी से। साक्षी, रेशम, विनोद, आईआईटी दिल्ली में जाना है विनोद को, बहुत अच्छे बच्चों। अनन्या, विनोद, रूबी, प्रियांशी, अब बताइए, सबको एम्स में जाना है, किसी को आईआईटी में जाना है। तो बच्चों हम जा सकते हैं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं जा सकते। पलक को भी एम्स में जाना है, रोशनी को भी एम्स में जाना है, बहुत अच्छे बच्चों। ओहो, सृष्टि को एनडीए निकालना है, चलिए कोई ना, ये भी अच्छी चीज है। हमें बेसिकली अच्छी जगह ही जाना है। ठीक है, एनडीए में भी फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो ये है हमारी ड्रीम्स। ठीक है, तो किसी को आईआईटी, एनआईटी एंड अच्छे अच्छे कॉलेज में भी जाना है। बेटा ये नेशनल हमारा एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो इसकी आज शायद आपको उसमें जाना नहीं होगा, तो इसकी नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, तो जिन जिन एग्जाम्स के अंदर आपको जाना होगा उसकी भी ओरिएंटेशन आपके होते रहेंगे कि किसके फॉर्म्स आ चुके हैं, किसके नए आए हैं, क्या क्या चीज बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भी एग्जाम्स जो भी होंगे उनके फॉर्म भी आपको भरवाने में हेल्प की जाएगी। ठीक है, सारी चीजें होंगी, जस्ट जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो देखिए, अब किसी को कोई ये टेंशन तो नहीं है ना कि भाई कोई आपके गवर्नमेंट स्कूल से है तो कुछ अचीव कर पाने में उसको कुछ दिक्कत हो? किसी के दिमाग में तो ये मिसकंसेप्शन नहीं है ना, कोई सोचता हो अपना आपको कि वो एवरेज स्टूडेंट है, वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा ना, क्या बच्चों? नो साक्षी, बहुत अच्छे बच्चों, तो ऐसे सोचना भी नहीं है। ठीक है, हमारे जो थिंकिंग है उसको अपर ही रखना है, बहुत अच्छे विनोद सलोनी। ठीक है, तो थिंकिंग को अपर रखेंगे तो देखिए हम मिस पूजा झा भी बन सकते हैं अगर हमने चाहा तो। ठीक है ना, आप ही की तरह से एक स्टूडेंट्स थी, ठीक है, शी फिनिश्ड हर स्कूलिंग फ्रॉम राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका इन 2014। ठीक है, कोई है क्या यहाँ से आरपीवीवी से या सेक्टर 10 से द्वारका से?
है कोई मिस पूजा झा थी, ठीक है, उन्होंने 2014 में स्कूलिंग करी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय से, ठीक है, उनको भी अवंती ने ही पढ़ाया है, ठीक है ना। सो शी क्रैक्ड नीट फॉर डेंटिस्ट्री, ठीक है ना, 2014 में उन्होंने नीट को क्रैक किया डेंटिस्ट्री के लिए, देन क्रैक्ड यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने 82 रैंक भी सिक्योर करी, ठीक है, इन दी एग्जाम ऑफ 2021 में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली पिछले साल की ही बात है, शी हैज बिकम फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ द अवंती क्लासेस एंड अवंती फेलोज, ठीक है बच्चों। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम कुछ चीज अचीव कर पाए या ना कर पाए, ये सिर्फ हमारी मेंटल चीज होती है। हमारा दिमाग किसी चीज को मुश्किल या किसी चीज को आसान बनाता है, तो किसी चीज को हम अगर पाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो 150 ग्राम का भेजा है ना, ये हर चीज को करने में एबल है, ठीक है। कोई किसी से कम नहीं होता, कोई किसी से ज्यादा नहीं होता। तो आपको लोगों को ये चीज दिमाग से निकाल देनी है कि हमें कुछ दिक्कत आने वाली है आगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया मिस पूजा झा, क्योंकि ये दिल्ली से थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जो दिल्ली है तो वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं तो वो कर पाए। तो अनदर एग्जाम्पल भी हमारे पास कानपुर से है, कानपुर भी एक बड़ी सिटी है, ठीक है। तो आयुष है हमारे पास, रिसीव्ड फुल स्कॉलरशिप टू एमआईटी। ये भाई साहब हमारे एमआईटी के अंदर जा चुके हैं, ये हमारे एलुमनाई है, ठीक है। तो ही गॉट सिलेक्टेड फॉर एमआईटी। एमआईटी क्या है? दिस इज द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, ग्लोबली फर्स्ट रैंक का है, ठीक है। वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, कौन है? एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर भी हमारा एक एल्यूमिनी है, और भी हैं एग्जांपल्स बहुत हैं, ठीक है, कुछ ही एग्जांपल्स हमने लिए हैं यहाँ पर। तो ये भाई साहब कानपुर के अंदर गए हुए, ठीक है। और देखो अब यहाँ से पढ़ाई करने के बाद ही इज एन एमएल इंजीनियर एट येल। येल पे कंपनी है, ठीक है, और एमएल इंजीनियर बने। तो भाई एमएल इंजीनियर किसी को पता है क्या होता है? मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है बच्चों। तो ये है मशीन लर्निंग इंजीनियर एट यल। तो एमआईटी से इन्होंने पढ़ाई की है, और एमआईटी देखो आईआईटी से भी ऊपर होता है, ठीक है। आईआईटी हमारी नंबर 1 नहीं है वर्ल्ड के अंदर, एमआईटी नंबर 1 है, बट ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है, एमआईटी के अंदर हमें रिसर्च करने का ज्यादा मौका मिलता है, वहाँ पे हमें हमारे जो है वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर इजीली, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबली रैंक 1 इंस्टीट्यूट है। तो आयुष भी है हमारे एग्जाम्पल एक। और कोई सोचता है कि वो रूरल एरिया से है, तो रूरल एरिया से भी हमारे आईआईटी क्रैक करने वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास, वेदांत, ठीक है। सो वेदांत ने आईआईटी क्रैक की, एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड प्लेस्ड इन व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी कंपनी है, किसी को पता है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में किसी को पता है? माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपको, ये किस पे दे रहा हूँ मैं? एमएस ऑफिस या पावर पॉइंट के ऊपर दे रहा हूँ, यह संकेत आपको पता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है और इसके कुछ गैजेट्स भी होते हैं, ठीक है ना। इसके फोन्स भी आते हैं और लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है ना बच्चों। तो देखो जो चीजें हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास है, उन चीजों को जानना और उनको समझना एक अलग ही तरह की खुशी देता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी जगहों पे हम काम कर पाए, ऐसा अपने आप को बनाना है, तो जस्ट इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। यस कनिष्का, आप भी जानती हैं बहुत अच्छे बच्चों। तो ही इज करेंटली हेल्पिंग बिल्डिंग जार, ए फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप इन बेंगलुरु। फाइनेंशियल सर्विस का एक स्टार्टअप है बेंगलुरु के अंदर, तो उसको बिल्ड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं हमारे वेदांत, ठीक है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट हर चीज कर सकता है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। तो हम भी करेंगे, है ना बच्चों। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास कि कुछ हमारे पास प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। स्क्रीन पर है आपके पास ये डाटा, कुछ प्रीवियस ईयर का डाटा है। यस रेशम, ठीक है। तो 2500 अराउंड हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स एनरोल हुए, और उनमें से जो है 1059 ने अटेम्प्ट किया नीट एग्जामिनेशन, और उसमें से कितने क्वालिफाई हो चुके हैं? 650 क्वालिफाई हुए थे। यानी कि एक बहुत अच्छा रेशियो हमारे पास है। जो ओवरऑल रेशियो बता रहे हैं हम, कर्नाटका, सैटेलाइट एंड नोडल, हिमाचल, दिल्ली, इन सब बच्चों का मिला के, तो अराउंड 62% बच्चों ने हमारे क्या किया है? नीट क्वालिफाई कर लिया, जो कि 61.38 एग्जैक्ट नंबर है, इसका परसेंटेज है, ठीक है। तो इतना अच्छा एक रेशियो
बहुत जबरदस्त चीज है ये रिजल्ट, इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आई थिंक मुझे नहीं पता कि किसी ने दिया हो। ठीक है, ये पास्ट कुछ ईयर्स का है। तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, कहाँ के, दिल्ली के। देखो क्या रिजल्ट रहा है यहाँ का। ठीक है, 137 ने एनरोल किया, 135 ने एग्जाम दिया, 93 ने क्वालिफाई किया, तो 68.89 अराउंड 69% स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली हैज क्वालिफाइड द व्हाट, नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपके अंदर भी वो स्पिरिट है। ठीक है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी डेली बेस स्टूडेंट थी ऑब्वियसली, है ना बच्चों। और ये गवर्नमेंट स्कूल्स के ही स्टूडेंट है आप ही की तरह। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, और जुड़े रहिए, बस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मजा आ जाए। ऑल राइट कनिष्का। ठीक है बच्चों, तो ये फिगर था हमारा कुछ। अब ये चीज तो हो गई हमारे अवंती के बारे में जानकारी। ठीक है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे इतने स्टूडेंट्स, हमारे ये, हमारे फलाना, हमारा वो। ठीक है, ये तो बात हो गई अवंती की। अब आगे क्या करना है हमें। ठीक है, अब आपसे जुड़े रहने के लिए, ठीक है, और आपकी नॉलेज को समझने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो टीच एनी कंटेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट सब्जेक्ट नॉलेज। आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को हमें समझना होगा कि कितना आपको अंडरस्टैंडिंग है, कितनी नहीं है सब्जेक्ट की। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बात नहीं की जा रही, पूरा जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एंड बायोलॉजी है। ठीक है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है, ये हमें जानने के लिए क्या करना होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। रेशम, कनिष्का, साक्षी, विनोद, अंकिता, बताइए बच्चों क्या कर सकते हैं इस चीज को जानने के लिए। अगर हम आपको जानते नहीं है, पहले से नहीं पढ़ा रहे होते, तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते थे कि हम इन चीजों को जान पाते। क्या करते हैं बताइए जल्दी से। हैं जी बच्चों, क्या कर सकते हैं अगर हम आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को समझने की कोशिश करें, तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। यस पलक, कॉमन टेस्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, तो कॉमन टेस्ट होगा आपका। कब होगा, फॉर दिस वी विल बी कंडक्टिंग अ बेसलाइन टेस्ट ऑन द 13th ऑफ नवंबर 2022। कब होगा, है संडे को। ठीक है, तो 13 को आपका टेस्ट होगा। बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये चीज तो नेसेसरी है, होना ही चाहिए। ऑल राइट। यस तानिया, एनालिटिकल टेस्ट। ठीक है, तो 13 नवंबर को बेटा टेस्ट होगा आपका कनिष्का। ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉलेज डू यू हैव। ओके, आपका जो लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का, आपको प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उस चीज को समझने के लिए हम आपका 13 नवंबर 2022 को संडे को एक टेस्ट रखेंगे। ऑलमोस्ट 2 आवर्स का आई थिंक टेस्ट होगा। उसमें पीसीएम या पीसीबी से आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, और राइट। ठीक है रेशम, बहुत अच्छे। ठीक है ना, तो इसके लिए सिलेबस ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ग्रुप में तो शेयर हो ही जाएगा। आई थिंक मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो कोई और टीचर शेयर करेगा फिर उस चीज को। आप इनिशियली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट ये है 10th एंड 11th, 10th के कुछ टॉपिक्स एंड 11th आएगी आपके। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत इसको, जो अपने नोट्स होंगे उनको पलट के देख लेना। जस्ट थोड़ा पढ़ाई करने की मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी उतनी काफी है। आपको एग्जाम देना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कुछ नहीं करनी है उसके बारे में, कि आप अपना शेड्यूल छोड़ के एक तरफ रख के आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो। जितनी नॉलेज है आपको, उसी के बेस के ऊपर आपका ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब आपका जब टेस्ट हो जाएगा, तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर टेस्ट वी विल डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट्स बिटवीन 2 प्रोग्राम्स। हाँ, रिवीजन मत करो बेटा, अगर आप किताबें खोल के देखने लगोगे तो आपका माइंड है ना, बहुत परेशान हो जाओगे। एक मोटी मोटी चीजें देख लेना, किताबें खोल के बैठोगे ना तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, 11th की तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ देख लेना थोड़ा बहुत, बट 10th में इतना ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस वी आर हैविंग 2 प्रोग्राम्स, कि कैसा आपने परफॉर्म किया है, तो उसके लिए हमारे पास 2 प्रोग्राम्स हैं। 2 प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, फोटोन एंड कैटलिस्ट। ठीक है, अभी भी आप कुछ बच्चे फोटोन में थे, कुछ कैटलिस्ट में होंगे। ठीक है, फिर से वापस से डिवाइड होंगे। बेटा आई थिंक सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, चॉइसेस वाले ऑप्शंस आएंगे उसके अंदर, एबीसीडी आपको चूज करना होगा। ठीक है।
ठीक है ना। तो फोटोन एंड कैटालिस्ट टू टाइप्स के बैचेस होंगे हमारे पास, टू टाइप्स के प्रोग्राम है, ठीक है। तो फोटोन के अंदर क्या होगा एंड कैटालिस्ट के अंदर क्या होगा बात करते हैं, ठीक है। तो फोटोन के अंदर जो हम मेनली फोकस करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होगा। ये वो बैच होगा जिसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बेटा ये बैचेस के नाम है, फोटोन का मतलब एक एनर्जी का पैकेट वगैरह इस तरीके से इन चीज को बोलते हैं, ठीक है ना। और कैटालिस्ट में होता है कि जो किसी, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो कैटालिस्ट जो आपकी किसी जो इक्वेशन होती है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, उसकी जो रेट को बढ़ाने की कोशिश करता है वो हमारा कैटालिस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके के दो बैचेस के नाम रखे गए हैं। फोटोन के बच्चे अच्छे तो होते हैं, ठीक है, यस, है ना। तो कैटालिस्ट आई थिंक आप ट्वेल्थ में या जब आपकी जो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, रिएक्शंस आएंगी उसके अंदर पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होगी फोटोन के अंदर, ठीक है। इन बच्चों को जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छे से होती है, ठीक है। यस फैसल, नो इश्यूज, ठीक है। तो फोटोन ट्रैक के अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। सो इस ये जो ट्रैक है हमारे टू ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक 12 आवर फोर्टेन बैच होगा, एक 6 आवर फोर्टेन बैच होगा। तो 12 आवर के अंदर आप डेली 2 क्लासेस लोगे, ठीक है, और 6 आवर के अंदर डेली 1 क्लास, ठीक है। और इसमें अगर बात करें हम 12 आवर बैच के अंदर तो 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट होगी, ठीक है, वीकली, एंड यहाँ पर 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट होगी, वो भी वीकली होगी। ऑलराइट फैसल, आ गई बात समझ में। तो 12 आवर 6 आवर बैच में कोई कंफ्यूजन? तो फोटोन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा समझाएंगे, और डीप अंडरस्टैंडिंग, हम कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में डीपली नहीं जाएंगे उसके अंदर, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो फोटोन की ये बात रही। अब कैटालिस्ट के अंदर भी इसी तरीके की होगी। सो वी विल मोर फोकस ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ जाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और दोनों ही बेच आपके बोर्ड और जेई नीट दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो फैसल, देखिए यहाँ पर 12 आवर 6 आवर में आई थिंक आपको डाउट होगा, सॉरी। सो देखिए इसके अंदर कैटालिस्ट के अंदर क्या होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट किए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्वांटिटी ही कम हो सकती है, क्योंकि और क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने बेसिकली, हम जब इवेल्युएट करेंगे टेस्ट को तो उसके अंदर पता लगेगा हमें कि किस बच्चे के कंसेप्ट कमजोर है या किस बच्चे को न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मार्क्स से ही इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, और चीजों को भी हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, कौन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, उन चीजें से एनालाइज किया जाएगा कि आपका जो क्या पोर्शन कमजोर है, ठीक है ना। तो उसी बेच के अंदर आपको डाला जाएगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। सो कैटालिस्ट के अंदर भी 2 बैचेस हैं हमारे पास, 12 आवर एंड 6 आवर। यहाँ पर अच्छे से समझना फैसल, आई थिंक 12 एंड 6 आवर में आपको दिक्कत होगी। तो 12 आवर के अंदर देखो, आपकी जो वीकली होंगी, बेटा जो पिछली क्लासेस थी, आई थिंक टर्म 1 का जो सिलेबस था वो अभी रिपीट नहीं होगा। अभी हम टर्म 2 के ऊपर बात करेंगे, आ रही ये सारी चीजें आपकी, ठीक है ना। सो 12 आवर बैच के अंदर हमारे पास 12 क्लासेस वीकली होंगी, और पर सब्जेक्ट की 4 क्लास आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। सो इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो डेली 2 क्लासेस होगी, ठीक है, इसमें डेली 1 क्लास होगी, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? हाँ, सब टर्म 2 में आई थिंक सब कुछ आता है बेटा उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस हम एज सुन एज पॉसिबल पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। इसका आपको मेल लिखना पड़ेगा, अंकित था आपको, मैं एक मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर आप दिखा दीजिए, लिख दीजिएगा आपका इशू क्या है, कि आप अवेलेबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, और क्या मैंडेटरी है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपके ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दी जाएगी, ठीक है। सो कैटलिस्ट एंड फोटोन और क्लासेस के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को भी कोई डाउट है, एनीवन? फैसल यहाँ पे क्लियर है आपका?
ऑलराइट, टेस्ट की टाइमिंग भी आपको ग्रुप में बता दी जाएगी बच्चों, ठीक है। सलोनी, पलक, चंचल, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। सो फोटोन एंड कैटालिस्ट की अगर बात करें हम, तो मैंने बताया था आपको इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ठीक है। इसमें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज की जाएगी। बेटा ये तो ओरिएंटेशन है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया है, तो फिर आपको पिछला वाला से भी क्या मतलब आ सकता है, ठीक है। तो टू टाइप्स के बैचेज होते हैं हमारे, आपको पता ही है, कैटलिस्ट एंड फोटोन, ठीक है। उसी बारे में मैंने बात की थी, और वही प्रोग्राम है, आई थिंक आपने पहले भी लिया होगा, ठीक है आशा। ओरिएंटेशन तो उसी तरीके का है, बैचेस के बारे में बता रहा था, है ना। सो देखिए, फोटोन एंड कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, तो लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल लूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबने सुना है, क्या होता है, इसको एफ जी से डिनोट कर सकते हैं हम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर फोटोन के बारे में हम पढ़ाएं, तो इसके अंदर हम इसमें डायरेक्टली डायग्राम बना के, दो मासेस होंगे m1 m2, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी r, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये अट्रैक्शन फोर्स होगा या नहीं होगा फोटोन के बच्चों को, तो ये g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके का फॉर्मूला हम फोटोन के अंदर बता देंगे, उसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम कैटलिस्ट की बात करें, तो इसके अंदर इसका जो पर्टिकुलर डेरिवेशन है, सिंपल सा जो छोटा मोटा, हमारे जो न्यूटन ने बोला था, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मासेस के मल्टीप्लीकेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। इस तरीके से ये चीज हम डिराइव करेंगे इसके अंदर, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसको बताया भी जाएगा यहाँ पर कि ये अट्रैक्शन नेचर का फोर्स होता है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इस तरीके से दोनों बेचेस के अंदर डिफरेंशिएट करके पढ़ाया जाएगा, तो इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है, कोई इश्यू है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना फोटोन एंड कैटालिस्ट से। ऑल राइट रेशम, ऑल राइट, बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो फोटोन एंड कैटालिस्ट आपके क्लियर है सारी चीज, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भाई फोटोन के बच्चे बहुत अच्छे हैं या कैटलिस्ट के बच्चे ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। जो अल्टीमेट लेवल होगा बच्चों का फोटोन का और कैटलिस्ट का, फाइनली जब हम देखेंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे, तो बच्चे सारे इक्वल पाए जाएंगे, ठीक है। सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होगी अगर उन्होंने मेहनत की होगी तो, ठीक है। टीचर का काम इतना ही होता है कि वो पढ़ा सकता है, आपके दिमाग में जब ही घुसेगा जब आप खुद पढ़ेंगे, है कि ना बच्चों, ठीक है, क्लियर है बात। ऑल राइट, ऑल राइट रेशम, कैटलिस्ट की अच्छी लग रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो व्हाई डू वी हैव 12 आवर एंड 6 आवर क्लासेस फॉर ईच ट्रैक, ठीक है। दिस इज अप टू ऑन यू गाइस, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें कितना टाइम दे पा रहे हैं, कितना नहीं दे पा रहे हैं। अगर पहले से आप ऑक्यूपाइड है, ठीक है, और कोचिंग ज्वाइन की हुई है, तो आप 6 आवर्स भी आपका चलेगा। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की हुई है, आप वी आर यू आर ओनली डिपेंडिंग ऑन अस, ठीक है, देन यू कैन ज्वाइन 12 आवर बैचेस, ठीक है बच्चों। तो कोई इशू नहीं है, ये दिस इज अप टू ऑन यू टोटली, ठीक है। तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, 12 आवर लो या 6 आवर लो। यस कनिष्का, दिस विल बी इजी एंड इन बोथ बेचेस, ठीक है। क्योंकि आपकी अभी 11th है, तो आई डोंट थिंक अभी आपको एग्जाम देना है, ठीक है बच्चों। तो अभी आपका जो लेवल है वो इनहेंस किया जा रहा है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे इवेंचुअली, अल्टीमेटली, ठीक है, दोनों ही बैचेस के अंदर। तो आपको बता दिया जाए कि वी आर नॉट हेयर फॉर जस्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है, या 6 मंथ्स के लिए हम नहीं है यहाँ पर, वी आर हेयर फॉर 2 years कोचिंग प्रोग्राम टू ऑल स्टूडेंट विच विल कवर what we will provide 11th एंड 12th सिलेबस कवरेज, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। दिस इज अप टू ऑन यू, जेई मॉक टेस्ट के लिए आप अपियर हो या ना हो, ठीक है ना।
सो क्लास 11th एंड क्लास 12th सिलेबस कवरेज होगा, ठीक है। नेक्स्टली अगर हम बात करें वीकली टेस्ट की, हम बात करेंगे। वीकली टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, ये भी चीज कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होता ही है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और आपको डीपीपीज या वर्कशीट भी मिलती है, ठीक है। डीपीपी की फुल फॉर्म किसी को पता है? किसी भी बच्चों को, एनीवन है बच्चों? डीपीपी की फुल फॉर्म डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बहुत अच्छे बच्चों। तो बेसिकली बेटा ये जो इन्वेंशन था ना, ये कोटा का इन्वेंशन है, कोटा राजस्थान का। बेसिकली मैं भी वहीं से हूँ, यस बच्चों, ठीक है। तो जो बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डीपीपीस बनाई जाती है, उसके अंदर न्यूमेरिकल या जो भी टॉपिक चल रहा होता है या जो चैप्टर चल रहा होता है उसके न्यूमेरिकल से होते हैं, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो ये डीपीपीस होती है हमारी, जो कि आपको मिलती ही होंगी, और ठीक है, और आगे भी मिलेंगी क्वेश्चंस की फॉर्म में। जरूरी नहीं कि उसके ऊपर डीपीपी लिखा हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही सोल्व करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द डीपीपीस, ठीक है। तो डाउट सॉल्विंग सेशन आपके संडेज को होते ही हैं, ठीक है बच्चों। यस बेटा। सो डाउट सॉल्विंग सेशन की अगर हम बात करें, तो ये आपके संडेज को होते हैं। एंड सपोर्ट इन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर फॉर फिलिंग, ये भी होगा आपका, ठीक है। जब भी फॉर्म्स आएंगे तो आपको इसमें सपोर्ट किया जाएगा, किस तरीके से फॉर्म करना है आपके, इस तरीके के ओरिएंटेशन होंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है या किस तरीके से आप भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट। और नेक्स्ट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप काउंसलिंग में कौन से कॉलेजेस आपको चूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उस बारे में भी हम बात करेंगे। सो माय नेम इज आकिब खान कनिष्का, ठीक है बच्चों। तो इनिशियली जब अब हम स्टार्ट कर देंगे हमारी पढ़ाई, तो हम बात करेंगे इसकी टर्म टू के सिलेबस की, जो आपका फरवरी तक कंप्लीट कराया जाएगा। 1 सेकेंड। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया बच्चों। ठीक है, जुड़े रहिए, इधर उधर मत जाना कोई भी। आई एम जस्ट स्टार्टिंग इन फ्यू सेकेंड्स। ऑलराइट रोशनी, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन बेटा इनिशियल क्लासेस में हो गया होगा फैसल, थोड़ा बहुत तो बता दिया होगा इस बारे में। आपको बेसिक मैथ्स बताई गई होगी। यस रेशम। यस यस फैसल, नो इश्यूज, टुडे इज योर फर्स्ट डे, वी विल डू गुड टुगेदर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सब कुछ बेस्ट ही होगा। ऑल राइट। आपकी सारी चीजें कवर होंगी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी।
सब अवेलेबल है ना? यस फैसल, नो इश्यूज। ठीक है बच्चों, तो इनिशियली जो आपका कोर्स की अगर हम बात करें तो टर्म 2 का सिलेबस के ऊपर अभी आपके फोकस किया जाएगा, ठीक है ना? तो टर्म 2 के सिलेबस के ऊपर आपका फोकस रहेगा, जो कि मिड फरवरी तक आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसको कराने के लिए हम कोशिश करेंगे, और ऑब्वियसली वो चीज हो भी जाएगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है बच्चों, तो इतनी ही थी बात टेंटेटिव कोर्स प्लानर की। इनिशियली यही है आपका कोर्स अभी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। एंड ये जो एक मेल है इसके ऊपर अपने क्वेरीज को पूछ सकता है कोई भी, अगर बाद में भी पूछना चाहे तो अपनी इश्यूज बता सकता है यहाँ पर। ठीक है, किसी को भी कोई भी इश्यू हो, इसको आई थिंक आपके पास होगी भी सही, और नहीं हो तो इसको लिख लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। ऑलराइट, नो इश्यूज। कोई को किसी को अब क्लास स्टार्ट होगी बच्चों, क्लास छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज थोड़ा बहुत। ऑलराइट, ठीक है। अरे बोलो भाई, कोई तो होगा क्लास में। ऑलराइट रेशम, बाकी बच्चे पलक, कनिष्का, रोशनी, फैसल, विनोद, प्रियांशी, बोलिए भाई बोलिए। ऑल राइट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें अब, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है हमारी। ठीक है, बढ़िया मजे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम्स देंगे, और फोड़ के रख देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, सो बढ़िया, मजा आ रहे हैं? एक्साइटेड हो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए? अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बहुत अच्छे रेशम साक्षी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बता दो आप ही, बहुत अच्छे कनिष्का। ठीक है बच्चों, तो मैटर क्या होता है सबको पता है क्या? बता दो बॉयज स्पेशल, रोशनी। ठीक है बच्चों, तो बताइए मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज व्हाट मास। ठीक है, वही क्या होता है हमारा मैटर। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट्स आपने देखी है? जब आप बाहर जाते हो घूमने, या घर के अंदर, या अपने सराउंडिंग में देखते हो अर्थ के ऊपर, या कहीं भी, यस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, तो वही होता है हमारा मैटर। यह स्पेशल 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और एक और होती है प्लाज्मा, उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तो 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, वन इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड, एंड अनदर वन इज गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। ऑलराइट, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? क्योंकि हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और सॉलिड, लिक्विड, गैस को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो इनके बीच में अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें तो कुछ फोर्स होता है, उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। जो इनके मॉलिक्यूल या एटम के अंदर लगेगा तो इंटर एटोमेटिक कह देंगे। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर, ये बेसिक नॉलेज है छोटी छोटी, जल्दी से इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में बहुत ही कम होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में बहुत ही कम। ठीक है, फोर्सेस कम। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जब बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में, इसी वजह से इसका जो शेप एंड साइज होता है दैट कांट चेंज इजीली। शेप एंड साइज कांट चेंज इजीली। ठीक है, अब पत्थर को अपने हाथों से मोड़ सकते हो या तोड़ सकते हो या? तो वो सॉलिड होता है इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है भाई, कोई है एक था 30 मार का जो पत्थर को तोड़ सकता हो? बताइए। नहीं है ना कोई भी? मैं तो नहीं हूँ भाई, हल्क तो नहीं हूँ मैं भी।
ठीक है। तो शेप एंड साइज एंड लिक्विड की बात करें तो इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। शेप एंड साइज कैन चेंज इजीली, ठीक है। लिक्विड को एक बकेट से दूसरे में डाल दो तो उसका शेप ले लेगा वो, ठीक है। उसको कंप्रेस भी करोगे तो कंप्रेस भी हो सकता है वो, ठीक है। थ्री स्टेट ऑफ मैटर कनिष्का बोल रही है, ठीक है। और भी बोलते रहो यार साथ के साथ, ठीक है। और गैस की अगर हम बात करें तो इसको और ज्यादा इजी होता है, ठीक है। अभी तो हम कंटेनर में भर सकते हैं इसको। सीएनजी के बारे में सुना होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो वो कंप्रेस ही होती है, ठीक है। छोटी टंकी में भी आ जाती है, बड़ी में भी आ जाती है। तो मोर इजी टू चेंज शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, more easy to change shape and size and volume also, ठीक है। वॉल्यूम भी कम ज्यादा कर सकते हैं हम गैस का, दिस इज अप टू ऑन अस, ठीक है। तो ये बात हो गई सॉलिड में। अगर आप फर्दर क्लासिफाई करें तो क्रिस्टलीन और अमोर्फस सॉलिड होते हैं। ये आप केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर को और ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमें इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात जल्दी से बता दो, अगर मैं, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगी, लिक्विड एंड गैस को कंबाइंडली बोलूं तो इनको क्या बोल सकता हूँ? बताइए कोई, कनिष्का जल्दी से बता दीजिए। इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं क्या? फ्लूइड्स, ठीक है। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इसको लिखते हुए चलेंगे या फिर मैं डायरेक्टली दिखा दूंगा आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इनको कंबाइंडली हम बोलते हैं लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो फर्स्ट बुक आप पढ़ के आए हो, रोटेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम बात कर रहे थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो रिजिड बॉडी की आप लोगों ने बात की होगी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज रिजिड बॉडी? चलिए बताइए। अगर कोई एक बॉडी मैंने ले ली इस तरीके से, ठीक है, तो ये रिजिड कब कहलाएगी? रिजिड बॉडी क्या होती है? सख्त, सही बात है। तो इसका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। यस, सॉलिड होती है और इसका शेप क्या होगा साक्षी? डेफिनेट होगा, ठीक है। तो डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है। कुछ एक पर्टिकुलर शेप होगा, कुछ एक पर्टिकुलर साइज होगी। और इसके अंदर अगर कुछ पॉइंट हम ले लें तो इन दोनों दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगी। कुछ भी कर लो ये टूटने वाली ही नहीं है, समझ गए? कुछ भी कर लो इसका कुछ नहीं हो सकता, जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो वो होती है हमारी रिजिड बॉडी, ठीक है। बड़ी नकटी किस्म की है, कुछ नहीं बदलना इसका, कुछ भी नहीं पिघलना इसको, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डज नॉट चेंज, ठीक है। क्लियर है बात? रोटेशन के अंदर देखा होगा आपने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, ठीक है ना। उसमें रिजिड बॉडी की बात कर रहे थे, हम सॉलिड बॉडी की बात करेंगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट भी होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे नेचर में इस तरीके कोई भी चीज नहीं होती जिसका शेप एंड साइज हम चेंज ना कर सकते, ठीक है। हम तोड़ तो सकते हैं हर चीज को, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजिड बॉडी ये क्या है? जस्ट एक सोच है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक क्या है? सोच है, अजम्पशन है जस्ट, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब सॉलिड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यस कनिष्का इलस्ट्रेशन, ठीक है। सो इलास्टिसिटी के बारे में कोई कुछ बताएगा मुझे, जानता हो तो कोई? अच्छा, चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कुछ स्प्रिंग लूं इस तरीके से, ठीक है, एक स्प्रिंग मैंने ली और इसको छोड़ रखा है मासले से, ठीक है। और इसको हमने क्या कर रखा है? छोड़ रखा है। तो ये किस लेंथ में है इसकी? कौन सी लेंथ होगी इसकी? नेचुरल लेंथ होगी कि नहीं होगी? इसकी नेचुरल लेंथ में होगी। अगर कोई स्प्रिंग है, हमने मासलेस ले रखी है, उसको ऊपर से इंच कर रखा है, लटका रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी नेचुरल लेंथ में होगी। बताइए ना, कोई तो बच्चा बताया मुझे कि नेचुरल लेंथ में होगी या नहीं होगी, ठीक है। हमने उसको छोड़ रखा है तो यस बोला। अगर मैं कुछ मास इससे लटका दूं तो क्या होगा? कुछ इलेमुएशन आएगा इसमें?
कुछ एम मास मैंने इससे लटका दिया, तो कुछ क्या आएगा इसके अंदर, इलोंगेशन आ जाएगा, यानी कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है कुछ इस इलोंगेट हो चुकी है। यस विनोद, यस करुणा, ठीक है, तो इलोंगेट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये एम था ना, इसने कुछ एम जी फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर, इस वजह से ये इलोंगेट हुई है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़े होंगे, इस तरीके का एग्जांपल भी कुछ करा होगा स्प्रिंग के बारे में। यस, एम जी डाउनवर्ड कनिष्का बहुत अच्छे। तो ये एम जी फोर्स लगा, अब मैं वापस हटा दूं तो क्या होगा, अगर इसमें एम को वापस हटा दूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा बताओ। जब मैं एम को वापस हटा दूंगा तो क्या ये वापस इसकी नेचुरल लेंथ में चल जाएगा। यस, रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज। यस यस, बिल्कुल सही बात है, नेट जीरो। ठीक है, ठीक है, तो ये वापस इसके नेचुरल लेंथ के अंदर चला जो गया है जब हमने इसमें से एम को हटा दिया। तो इसी तरीके के सिनारियो को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी तरीके के सिनारियो को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, चलिए अलग अगले पेज पे लिखते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इट अपोजेस एनी चेंज, बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बॉडी और इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टू, सही बात है भारद्वाज जी, टू रिगेन इट्स पोजीशन इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी एक और लाइन अगर हम लिखें तो ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स को हटाते हैं, तो ये इसका ओरिजिनल शेप लेने की कोशिश करता है। यही क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल होती है, ऑफ द सॉलिड्स होती है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, when we remove force, body regain its original shape, या फिर स्टेट ही लिख देते हैं। ठीक है, शेप एंड साइज लिखने से अच्छा है कि ओरिजिनल स्टेट जो इसकी इनिशियल थी वही गेन कर ली इसने। ठीक है, ओरिजिनल या इनिशियल भी ले सकते हैं। बेटा रिमोट नहीं लिखा है यार, रिमूव लिखा है, रिमूव। हाँ बच्चों पूछ लेना, देखो कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, when its original या इनिशियल स्टेट। ठीक है, क्लियर है, तो ये होती है हमारी इलास्टिसिटी। ठीक है, अब जब हम किसी बॉडी के ऊपर, जैसे समझो इस वाली पोर्शन में हमने बात करी थी, तो अगर ये इसी तरीके की स्प्रिंग है और हमने इसके ऊपर एम मास लगा रखा था, ठीक है, और ये जब हमने एम मास हटा दिया तो ये वहीं की वहीं रह गई, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के बारे में भी लिख देता हूँ थोड़ा सा। प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, किसी को पता है, बताया जा रहा है फैसल, टेंशन नहीं लो, प्लास्टिसिटी। ठीक है, सो जब भी किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया था, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग के ऊपर एम जी लग रहा था, तो ये एलिमिनेट हो चुकी थी। अब जब मैं इस एम जी को हटा भी दूंगा ना, नॉट इंक्लूड एम, ठीक है, इसके अंदर बात की जाएगी, तो ये प्लास्टिसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, उसी शेप के अंदर अगर बॉडी रह जाती है, हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, उसमें डिफॉर्मेशन आया, वहीं से हमने उसको हटा दिया, ये जैसे इसमें इलोंगेट थी ना, ये स्प्रिंग इलोंगेट थी, दिख रही है आपको व्हाइट वाली। ठीक है,
ऑलराइट कनिष्का, ठीक है। तो एम हटा दिया तो वहीं के वहीं रह गई, वापस से उसके इनिशियल शेप में जाने की कोशिश ही नहीं कर रही है वो। तो ये होती है हमारी प्लास्टिसिटी। जैसे क्ले होती है ना, आप उसको आट या फिर आटा होता है गूंदा हुआ, उसको कैसा भी शेप दे दो, चिड़िया बना दो, मुर्गा बना दो, बिल्ली बना दो, बंदर बना दो, वो ऐसा का ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से होती है हमारी प्लास्टिसिटी, क्ले के अंदर होती है ना बच्चों। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी। ऑल राइट रेशम, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी की बात करेंगे तो ये होती है हमारी द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। द बॉडी does not regain its original shape and size even after we remove the force। ठीक है, फोर्स हटा देंगे तब भी ये शेप, इसके इनिशियल शेप में जाने की कोशिश नहीं करेगी। ये होती है हमारी प्लास्टिसिटी, टेंडेंसी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इस तरीके की चीज होती है। अब कुछ बॉडीज होती है जो कि परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है, कुछ टर्म, और कुछ होती है परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है, या फिर इनइलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो परफेक्टली इलास्टिक वो बॉडी जिसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया, फिर उसको हटा दिया, तो वो उसके जो इनिशियल शेप था ना ओरिजिनली, उसी के अंदर वापस चली गई। तो बात कर रहे हैं हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या हो सकती है, मैंने बताया आपको, दोबारा से सुनो। विच बॉडी विच कंप्लीटली रिगेन्स इट्स शेप आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। जब हम उस पे से फोर्स हटा देंगे तो वो इनिशियल उसका शेप गेन कर लेगी। बेटा आपको नोट्स मिल जाएंगे, परेशान मत हो। द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर वी रिमूव द फोर्स। ठीक है अंकिता, क्लियर है? ऑलराइट बच्चों, चलिए। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बारे में बताया मैंने कि जो उसका इनिशियल शेप क्या करती है, गेन कर लेती है। 100% इनिशियल जो उसका स्टेट होगी उसको गेन कर लेगी। तो इसका एग्जांपल मुझे कुछ बताओ कि क्या हो सकती है ऐसी चीज। रबर हो सकता है, रबर परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है क्या रबर हमारा? नो बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता। स्टील भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, उसके भी शेप में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक वो चीज होगी हमारी जो जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया फिर हटाया, फोर्स लगाने पे चेंज आया, फिर फोर्स हटाने पर वापस से उसकी इनिशियल कंडीशन में चली गई। स्प्रिंग भी उसी तरीके की होती है लेकिन वो परफेक्टली नहीं होती। ऐसी कोई चीज हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर अप्रोक्सीमेटली कुछ चीजें इसकी कंडीशन के ऊपर पहुंच रही हो तो वो होती है हमारी, क्या होती है, क्वार्ट्ज। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये दो एग्जांपल है हमारे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के। ठीक है, वुड भी इस कैटेगरी में आती है, ठीक है, इलास्टिक बॉडी होती है लेकिन परफेक्टली नहीं बोल सकते इनको बच्चों। ठीक है ना, ब्रॉन्ज वगैरह, ठीक है। फॉस्फर ब्रॉन्ज इसका एलॉय होता है टिन वगैरह का। ठीक है, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कोई बता देगा मुझे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, चलिए शुरू हो जाइए। बेटा बताया जाएगा भी, आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा तानिया, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इलास्टिक होता है और क्या प्लास्टिक होता है। इलास्टिक से मतलब ये नहीं होता कि जो खींच रहा है ना वो इलास्टिक हो गया। ठीक है बेटा, स्पंजी बॉल परफेक्टली प्लास्टिक का कैसे एग्जांपल हो सकता है? मैंने बताया ना, वो चीजें जो अपना शेप रिगेन नहीं करती हो, ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाएंगी, आलसी है, मक्कार है, उनको कहीं भी ले जाकर रख दो, कुछ काम ही नहीं करना उन्हें, ऐसी चीज है। तो क्या हो सकती है, क्ले हो सकता है इसका एग्जाम्पल, क्ले। ठीक है, उसी शेप में रह जाएगी जैसा भी शेप दोगे, यस यस। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स, जो हमारी कैंडल में वैक्स होता है वो वाला वैक्स, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। पुट्टी हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, भारद्वाज। ठीक है,
तो इस तरीके के हमारे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल होते हैं, लेकिन ये परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होते और ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। दीज आर अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू द दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक। ये चीज नोट कर लेना अच्छी तरह से, ये तो मैं नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर ये चीज? ऑल राइट, ठीक है ना? तो ये प्लास्टिक है, यस यस, ओके। तो एक क्वेश्चन बता दो मेरे को, मैं लेता हूं एक क्वेश्चन, विच इज मोर प्लास्टिक। ए ऑप्शन है आपके पास स्टील, बी ऑप्शन है आपके पास रबर। मैं पोल कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताना, सोचो, सोच समझ के बताना। रबर आया किसी का आंसर, किसी का ए आया है, किसी का रबर आया है। यही तो चीज है बच्चों, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं कि ये काफी है। स्टील कुछ बोल रहे हैं, स्टील कुछ बोल रहे हैं, रबर। तो देखते हैं क्या होगा आंसर। ऑलराइट सर, बहुत अच्छे। चलो पोल के ऊपर भी दे दो आंसर, पता तो पड़े कौन कौन क्लास में है, कौन कौन नहीं है। चलिए बढ़िया, ए के 3 वोट आ चुके हैं, बी का 1, ए के 5, बहुत अच्छे। बी के 7, करिए करिए और करिए, बहुत अच्छे। बहुत बच्चों का आंसर स्टील भी है और किसी किसी का रबर भी है। तो बच्चों एक बेसिक सी बात बताऊं मैं आपको, कर रहे हो करो, आंसर करो, बहुत अच्छी बात है। एक दो बच्चों को बच रहा है, शायद वो चले गए उठ के, कोई बात नहीं। यस भारद्वाज, सही कह रहे हो आप कि इसका शेप रिगेन कर लेता है, क्योंकि स्टील का शेप जो है ना, हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा के चेंज कर पाते हैं, ठीक है। स्टील के ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स लगाएंगे ना, तो वो चेंज ही नहीं होता। तो मैंने डेफिनेशन जो लिखी थी ना, उसमें क्या था, क्या था डेफिनेशन के अंदर, बताया जाएगा तानिया, टेंशन मत लो। डेफिनेशन में क्या था ये बताओ मुझे, प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन में क्या था? ठीक है, तो उसमें जो प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन में था, वो क्या था कि अपोजेस एनी चेंज, ठीक है, नॉट रिगेन ओरिजिनल शेप। सही बात है, सॉरी प्लास्टिक की बात थी बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, वो स्टील होगा। अब स्टील क्यों होगा? क्योंकि रबर जो होता है हमारा, वो इनिशियली जब हम उसको खींचते हैं ना, तो खींच रहा है। और जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या लिखा था, द बॉडी अपोजेस एनी चेंज। इनिशियल पहला स्टेटमेंट क्या था, बॉडी अपोजेस एनी चेंज इट्स इन इट्स शेप एंड साइज, यही था ना। तो भैया हमारा स्टील के ऊपर जब हम इनिशियली फोर्स लगाएंगे, वो तो उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। रिगेन करने की तो बात बाद में आएगी, ठीक है। ये इसके बाद एक दो कंसेप्ट और इसके अंदर लगते हैं, यंग्स मॉडुलस वगैरह का, लेकिन जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि स्टील भाई साहब उनके शेप ही चेंज नहीं कर रहे। तो जैसे हमने फोर्स लगाया, वो तो हाथों हाथ ही उसकी कंडीशन में आ गया वापस, एक सेकंड भी नहीं लगाया उसने तो। फर्ज करो, ठीक है, ये था हमारा स्टील, ठीक है, और ये है हमारा मोटा रबर, ले लेते हैं जो आपका इरेजर होता है, ठीक है। दोनों साइड से आपने लगा दिया, फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, 1 न्यूटन बोल लेता हूँ। और स्टील के ऊपर लगा रहे हो, यहाँ पर भी 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो क्या स्टील दब रहा है क्या? स्टील में बिल्कुल माइन्यूट से उसके पार्टिकल में चेंज आएगा, और रबर तो काफी हद तक दब जाएगा ना, दबेगा नहीं दबेगा कनिष्का बताओ? जब वो दब रहा है तो उसमें चेंज आ रहा है, फिर हम फोर्स हटाएंगे तब वो उसके अंदर आएगा, इतना प्रोसेस होगा, ठीक है ना बच्चों। तो स्टील के अंदर चेंज ही बहुत कम आ रहा है, तो वो उसकी इनिशियल जो उसकी स्टेज है, रिगेन
इनिशियल स्टेट मोर फास्ट। ठीक है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? तो स्टील हमारा मोर इलास्टिक होता है। आ गई बात समझ में? इलास्टिसिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। अब रबर के पुल तो नहीं बना सकते ना, इसीलिए हम है ना जो हमारे ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्टील वगैरह के या इनके कंक्रीट वगैरह के बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी कहानी आज की। ठीक है, ऑलराइट, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ऑलराइट तानिया। बेटा देखो, स्टील देखो सॉलिड होता है, अगर हम उसके ऊपर कुछ फोर्स भी लगाएंगे ना, तो उसके जो पार्टिकल है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं, उसके अंदर बहुत कम चेंज आएगा, बहुत माइन्यूट सा। लेकिन रबर जो है वो इजीली खिंच जाता है, तो उसकी शेप चेंज होगी, फिर वापस वो गेन करेगा, तो उसमें टाइम लगा रहा है। ठीक है ना? और स्टील की बात करें तो जैसे ही फोर्स हटाया वो वैसा का वैसा ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ उसके अंदर। तो इनिशियली जो फोर्सेस का अपोज करता है ना, उसके शेप एंड साइज में चेंज करने के लिए, जिसके इंटरनल फोर्सेस उसके शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए अपोज करेंगे। ठीक है, मोर इनिशियल फोर्सेस दैट अपोजेस द एनी आउटर चेंजेस। ठीक है, आ गई बात समझ में रेशम? ठीक है बच्चों, तो जो आउटर चेंजेस है वो हमारी बॉडी इनिशियली रेजिस्ट कर रही है कि हम तो चेंज ही नहीं होना चाहते, यही डेफिनेशन के अंदर लिखा था। ठीक है, अपोजेस एनी चेंज। ठीक है, तो ये है हमारी कहानी, इसलिए इस चीज का हमारा आंसर क्या होगा, स्टील होगा। ओके बच्चों, तो क्लास यहीं पर एंड करेंगे आज की। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।